Hello everyone, welcome to the Commerce Chair of Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 3 है आज आपका पेपर 1 का और कॉमर्स की कंटिन्यूसली क्लास जो है MCQ सीरीज की चल रही है और जितने भी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ आपको कॉमर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज उन लेक्चर्स को देखिए। यूनिट वाइज में टॉप 50 MCQs करा रही हूँ। टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स आपके साथ वहां पर मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने मॉक टेस्ट शुरू किया हुआ है तो आज पार्ट 3 जो है वो पेपर 1 का मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. In a reference written in a APA style, arrange the following information pertaining to the reference in the correct order. APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, एमपीए स्टाइल, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग आपको लर्न करके जाना है। साथ ही साथ एब्रीविएशन जैसे ETAL का एब्रीविएशन क्या होगा, ठीक है ना। और आपका लोकेशन LOC AIT का आपका इस तरीके का VID का फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इस तरीके से आपका फुट नोट का FN, तो ये सारे आपको एब्रीविएशन भी याद करके जाने हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको। एपीए स्टाइल में किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है एपीए स्टाइल में। एंड एपीए स्टाइल इज डिफरेंट टू MLA स्टाइल, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि एपीए स्टाइल किस चीज में यूज किया जाता है, साइंस ह्यूमैनिटीज किस चीज में यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करिए। ठीक है। एपीए का मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो है वो आपके साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, बिजनेस में इस स्टाइल का यूज किया जाता है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। और इसमें से जो है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आपकी मिस भी है। मिस का मतलब यहाँ पर ये है कि चलिए मैं आपको बताऊंगी, पहले ये सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर आता है, इतना याद रखिएगा। ऑथर का नेम आता है, इनिशियल से स्टार्ट होगा, ठीक है। इनिशियल्स लिखे जाते हैं पहले, फिर लास्ट नेम। तो नेम ऑफ द ऑथर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है। दूसरा यहाँ पर आता है आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कौन से साल में पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर क्या ईयर ऑफ नंबर दिया हुआ है? नहीं मैम। तो बस वही चीज है, आपको पूरा सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है। ऑथर का पहले नेम आता है जी, ऑथर का यहाँ पर पहले नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर आता है, कौन से ईयर में पब्लिश किया। नंबर 2 ईयर तो दिया नहीं है यहाँ पर। तो फिर नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद टाइटल क्या है आपके आर्टिकल का, तो क्या टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है हम टाइटल, ठीक है। तो टाइटल नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। वैसे अगर ईयर होता तो टाइटल 2 नहीं आता, मैं सीक्वेंस में भी लिख रही हूँ। पहले ऑथर का नाम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल। उसके बाद जर्नल का नाम, जर्नल का नाम आता है उसके बाद आपका, ठीक है। ये जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जर्नल के बाद आपका वॉल्यूम नंबर आता है, फिर आपका DOI नंबर आता है लास्ट में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो CDBA होगा, CDBA, ठीक है। तो लेकिन सीक्वेंस में देखिए मैंने कहा था ना मिसिंग है। मिसिंग का मतलब यहाँ पर बीच बीच में पॉइंट दिए नहीं है आपको। अगर इसकी जगह ईयर दे देते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको रट लो कि मैम ने ये पढ़ाया था DOI नंबर लास्ट है, पहले नेम ऑफ द ऑथर है, फिर टाइटल है, फिर वॉल्यूम नंबर, फिर DOI। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया आपको एग्जाम में, टाइटल की जगह ईयर दे दिया या फिर वॉल्यूम नंबर की जगह जर्नल दे दिया, तो आप गड़बड़ कराओगे। इसीलिए रटता नहीं है MCQ। आपको APA स्टाइल पूरा लर्न करना है। यहाँ पर MCQ रटाने का मतलब नहीं है। यहाँ पर MCQ का मतलब है कॉन्सेप्ट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग पूरा पढ़ना है आपको A to Z, ठीक है। एपीए स्टाइल को पूरा पढ़ लीजिए, किस तरीके से होता है, क्या क्या काम करता है, कहाँ यूज होता है, एपीए MLA के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रटते नहीं है MCQ। अभी मैंने आपको सीक्वेंस बताया, पहले नेम ऑफ द ऑथर, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल, फिर नेम ऑफ द जर्नल, फिर वॉल्यूम नंबर, फिर DOI नंबर। दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ reference written in APA style. So option number 4 CDBA is the right answer. अब आपको समझ में आया MCQ रटने नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज थोड़ी ना आपको दे देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंशियंट थिंकर्स एंड एरियाज ऑफ स्टडीज, हायर एजुकेशन का है ये आपका। तो आपको बताना है यहाँ पर, आजकल बुक्स से और काफी इन सब चीजों से बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। पनिनी, जीवका, भास्कर और कन्नडा, तो इनके एरिया ऑफ स्टडीज कौन से हैं? एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन और फिजिक्स। तो देखिए सबको पता है कि पनिनी इज नोन फॉर
ग्रामर, इज अ ग्रामेरियन, ठीक है। और जीविका जो है वो मेडिसिन के लिए है, जीविका और चरक नोन एज फॉर मेडिसिन। भास्कर जो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है और एक और से रिलेटेड है जिससे आपका जून में क्वेश्चन आया था भास्कर, वो है मैथमेटिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स ये याद रखिएगा, दोनों नाम है। अगर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी की जगह मैथ्स आ जाता या मैथमेटिक्स आ जाता तो आप भास्कर लगा के आते, जो लीलावती आपने पढ़ा होगा। कनाडा फिजिक्स के लिए है। तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड है और आपका बी का, सॉरी, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सारे लर्न करने हैं आपको। थिंकर्स उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है, जैसे आपको पता है अष्टध्यायी बुक है आपकी, ठीक है। और कौटिल्य ने जो लिखी हुई है अर्थशास्त्र आपकी, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। बुक्स और इनके जो नेम ऑथर है उनको याद करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट है। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से उसको लर्न करना है। ये एज इट इज जरूरी नहीं क्वेश्चन आए, इसके जगह कोई और भी नेम आ सकते हैं बुक्स के ऑथर के। हायर एजुकेशन में है ये टॉपिक। चलिए अब आ रहा है आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और दूसरा फॉल्स है तो उसके ऑपोजिट होंगे। एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगा, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी में काटना, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनता है आपका स्क्वायर ऑफ पोजिशन, मैम इस तरीके से बनता है, ठीक है। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था आपको स्क्वायर ऑफ पोजिशन। दिस इज योर ए मीन्स ऑल, ठीक है। दिस इज योर ई मीन्स नो, आई दिस इज सम, और फिर यहाँ पर ओ सम नॉट, ठीक है। ऑल नो सम सम नॉट। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कौन से हुए, ए और ओ, और ई और आई काटते हैं जो एक दूसरे को। अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स है, अगर ई ट्रू है तो आई फॉल्स है, ऐसे उल्टा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी की मैंने आपको क्या बताया है, ए फॉर ऑल और ओ फॉर सम नॉट। तो सम नॉट दिया हुआ है यहाँ पर, ए दिया हुआ है मैम ये रहा, और सम नॉट दिया हुआ ये रहा। पर यहाँ पर क्या ए और सी ऑप्शन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ई और आई दिया हुआ है यानी नो और सम, तो नो भी दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है। बी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर अगर ए और सी दिया होता तो भी वो राइट आंसर ही होता, बट ऑप्शन में नहीं था ए और सी, तो आप जबरदस्ती नहीं लगा सकते। फिर आप नेक्स्ट पे बढ़ते हो, आप देखोगे ई और आई, ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम। तो सम प्लांट्स आर फंजाई और नो प्लांट्स आर फंजाई। तो आपका बी और डी यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हमेशा चार्ट जरूर बनाइए कभी भी स्क्वायर ऑफ पोजीशन सॉल्व करेंगे तो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पीडीए पब्लिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड गैस के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज पूछी है, N2O के बारे में बताइए। N2O causes acid rain, is laughing gas, is carcinogenic, is a greenhouse gas और is a criteria of air pollutant। बताइए क्या नाइट्रस ऑक्साइड एसिड रेन कॉज करता है। अगर आपने एसिड रेन पढ़ा होगा, मुझे लगता है सबसे इजी है एसिड रेन की गैसेस को याद करना। हमेशा याद रखिएगा एसिड रेन सिर्फ दो गैस की वजह से होता है, जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन N2O और H2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन होता है, और कोई भी मतलब नहीं है एसिड रेन में। तो वैसे अगर आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट की गैस याद करने में मुश्किल होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ईजी जो है वो आपका एसिड रेन होता है, क्योंकि एसिड रेन में सिर्फ दो गैस होती है जो आप आराम से याद कर सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भूलते भी नहीं है और याद भी रहता है। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड की बात करी गई है, ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की। तो एसिड रेन ये दोनों करती है तो ये नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस भी बोला जाता है। जो आपका N2O है इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। आपने लिखा होगा हाउसफुल मूवी, आपने देखी होगी, लास्ट में वो आपको नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज कर देते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। अगर आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा वहां पे लास्ट का जो सीन क्लाइमेक्स होता है उसमें सब हंसते ही हंसते रहते हैं, क्योंकि वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज कर दी जाती है और वहां पे सब लोग दुख में भी हंस रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट्स अ कार्सिनोजेनिक, बिल्कुल नहीं। कार्सिनोजेनिक क्या होता है, जो कैंसर का रीजन बनता है, जिस गैस की वजह से कैंसर होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से कैंसर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। इट इज अ क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये एयर पॉल्यूटेंट का क्राइटेरिया नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है।
कि ये एक लाफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एसिड रेन जरूर याद रखिएगा कि दो गैस ही करती हैं, और ठीक है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही आता है आपका। और बाकी आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से कभी भी एसिड रेन नहीं होना चाहिए, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हाउसफुल याद रखिएगा N2O। ठीक है, लाफिंग गैस होती है ये, इससे आपको याद रहेगा। चलिए, अगर ये कार्सिनोजेनिक होती है, आप बताइए, लाफिंग गैस होती है, तो वो उस मूवी में आपने देखा होगा कि जब गैस वहां पे रिलीज कर रहे थे तो ऐसे तो सबको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ये कैंसर कार्सिनोजेनिक नहीं होती है। ठीक है ना, तभी इसको यूज कर दिया जाता है, इसको मेडिकल टर्म में मेडिसिन में भी यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रिसर्च का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के लेवल जरूर याद कर लीजिएगा, लेवल 0 1 2 3। ठीक है, और इसके सॉफ्टवेयर पूछे गए हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है प्लेजरिज्म में, बताइए। मेंडले, टेरिटिन, कंपाइलर और एथेंटिकेट, बताइए। देखिए, मेंडली नहीं होगा, यहाँ पे आपको लर्न करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। टर्निटिन होता है, कंपाइलर तो सी लेवल लैंग्वेज के लिए होता है, तो यहाँ पे प्लेजरिज्म क्यों आएगा। इथेंटिकेट होता है, तो बी और डी आपका सही है। और भी होते हैं, मैं ओरली बता देती हूँ आपको। ग्रामरली होता है आपका, क्यू टेक्स्ट होता है आपका, उरकुंड होता है आपका। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपके यहाँ पे होते हैं। स्क्रिबर होता है आपका, प्लेग अवेयर होता है आपका। ठीक है, इथेंटिकेट तो हो ही गया इसके अंदर। तो ये आपके होते हैं यहाँ पर काफी सारे, जो फेमस फेमस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। डुप्ली चेकर, नाम से देखो ना, डुप्ली चेकर चेक कर रहा है। ठीक है, कॉपी स्केप, आप चीटिंग ना कर सको इसी वजह से। तो यहाँ पर बी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सारे नाम आपको याद रखने इसके। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। द ग्रीक रियोट्रिकल कम्युनिकेशन emphasized ऑन द एलिमेंट्स ऑफ डिलेड फीडबैक, लोअर क्लास लैंग्वेज, लोगोस, एथोस और पैथोस। देखिए, बहुत इजी अगर आप लगा सकते हो इसमें। आपको सबसे सेम क्या लग रहा है, लोगोस, एथोस और पैथोस, तो यही आपका जो है वो ग्रीक रियोट्रिकल कम्युनिकेशन है जो इस पे बेस्ड था। लोगोस, एथोस और पेथोस, यानी सी डी ई, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब मैम ये तीनों क्या है। लोगोस का मतलब लॉजिक, अगर आप कोई बात कर रहे हो ना, तो आपकी बात में कोई लॉजिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए बातों को। जैसे आजकल लोग बहुत फेंकते हैं, अरे लॉजिक होना चाहिए ना आपकी बात में, फैक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई किसी को ज्ञान दे रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, उसके पीछे कोई एविडेंस हो, फैक्ट हो, जिससे आप प्रूव कर सके। दैट मीन्स लोगोस। एथोस का मतलब एथिकल वैल्यूज, किसी से बात कर रहे हैं तो यू शुड बी एथिकली राइट, आपको वैल्यू समझने पड़ेंगे। ठीक है, पैथोस का मतलब इमोशन, इमोशनली, जैसे आप लोग कम्युनिकेशन में बात करते हो, इमोशनली अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है एक दूसरे को, जब भी आप किसी की बात को समझ पाएंगे। सो लोगोस मीन्स लॉजिक, एथोक्स मीन्स आपका एथिकल, पैथोस का मतलब आपका इमोशनल, इमोशंस। सो सी डी ई इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When a competent reader encounter new sentence in their native language, they read them automatically. Is an example of dash learning. High road transfer, near transfer, low road transfer and far transfer. बताइए क्या होगा। डोंट वरी, मैं आपको चारों ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगर इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल आ गया तब। ठीक है ना, जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज आप, यही सेम क्वेश्चन आपको आ जाए। मैथ्स की तरह होता है, फॉर्मूला सेम होगा, सॉल्व उसी तरीके से होगा, डिजिट चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, सेंटेंस चेंज कर देते हैं, बस वही चीज है। देखिए, इसके अंदर होगा लो रोड ट्रांसफर। देखिए, लो रोड ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला है, कॉम्पिटेटिव रीडर है, ठीक है, उसको एक नया सेंटेंस पढ़ने के लिए बोला उसके ही नेटिव लैंग्वेज में, और उसने ऑटोमेटिकली पढ़ लिया। तो किसका एग्जाम्पल, इसका मतलब आपने जो सीखा है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, ऑटोमेटिकली आपको नई वाली नॉलेज, नई वाली जो चीज है उसके अंदर आ गई। भाई, आपको अपने नेटिव लैंग्वेज सबको आती है,
अगर आपसे सेंटेंस बोल कहीं भी आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं पढ़ने के लिए उस न्यूज़पेपर दे दिए, जैसे आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है और आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने दिए, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ लेंगे ना भाई, क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज है इंग्लिश की। अब लोड रोड ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपको एक कार चलाने आती है, कोई भी कार का मॉडल ले लीजिए, तो आप दूसरी कार इजिली जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जानबूझ के नहीं, वो जो अनकॉन्शियसली आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो नई चीज में आ जाती है ना। जैसे आप कहते हैं ना, अगर आप फिर बाइक, अगर आपको साइकिल चलाने आती है तो आप स्कूटी भी चला लोगे, वो वाला यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे लो रोड ट्रांसफर है। हाई रोड ट्रांसफर क्या होता है, देखिए उल्टा ले लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर नई सिचुएशन में, जैसे एग्जांपल है, जिस कोई चेस में बहुत अच्छा खेलता है, कोई चेस प्लेयर है, बहुत अच्छा उसको चेस आता है, ठीक है। और तो चेस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि घोड़ा, प्यादा और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अब वो वाली नॉलेज वो पॉलिटिक्स में यूज कर रहा है। अब देखो कितना आपकी प्रीवियस नॉलेज वो किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, उसे बोलते हैं हाई रोड ट्रांसफर, ठीक है। जैसे उसने जो घोड़ा है, प्यादा है, ये जो चीज है अपनी, वो ऐसी चीज में यूज कर रहा है जो बिल्कुल अलग है, पॉलिटिक्स में यूज कर रहे हैं, घोड़ा है, ये प्यादा है, देखो नहीं आप, ऑटोमेटिकली उसमें वो नॉलेज लगाया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं आपका हाई रोड ट्रांसफर। मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए, ठीक है। लो रोड जैसे कि अनकॉन्शियसली आप दूसरे सिचुएशन में आपकी प्रीवियस नॉलेज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर जानबूझ के आप अप्लाई करते हो अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को न्यू सिचुएशन में, जैसे आप चेस खेलते हो और आपको घोड़ा प्यादे का बड़ा पता है, कितने ढाई कदम चलता है, क्या चलता है, वो आप पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हो, यानी नई सिचुएशन में जानबूझ के आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका नियर ट्रांसफर, फार ट्रांसफर क्या होता है जी, देखो नियर ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब ये है, कोई भी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हो, बहुत सिमिलैरिटी होनी चाहिए दोनों चीज में, दोनों चीजों में बहुत सिमिलैरिटी होनी चाहिए। फार ट्रांसफर क्या होता है, आप अपनी नॉलेज ऐसी जगह अप्लाई कर रहे हो जहां एक दूसरे से कोई मैच नहीं है, दोनों चीजें बहुत अलग है, ठीक है, दोनों चीजें क्या है, बहुत अलग है। अगर आप मैथ्स में कोई कैलकुलेट कर रहे हो, फिर आप जाके कोई हाथ से कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन दोनों सेम है। लेकिन फार ट्रांसफर में है, आपने कोई दूसरी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, और आप स्पेनिश सीख रहे हो, हिंदी से स्पेनिश पे आ रहे हो, ठीक है ना, हिंदी सीखा हुआ है फिर स्पेनिश पे, तो कितना अलग है दोनों चीजें, उसे बोलते हैं फार ट्रांसफर, जो बहुत ही डिसिमिलर होता है, अलग होता है आपकी प्रीवियस नॉलेज से। नेक्स्ट पीडीए का है आपका, पीडीए का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर, पानी से होने वाली कौन सी बीमारी यहाँ पर नहीं है, कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ये बहुत इजी एग्जांपल था, कॉलेरा, हेजा जिसे बोलते हैं यार, ये तो पानी से ही होता है, गंदे पानी से ही होता है। डिसेंट्री एक तरीके का डायरिया की प्रॉब्लम, ये भी पानी से होता है। टाइफाइड तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पानी या खाना, इससे टाइफाइड होता है। बस एक ट्यूबरक्लोसिस है जो पानी से नहीं होता मैम, ट्यूबरक्लोसिस तो हवा से होता है, जो टीबी की बीमारी होती है वो पानी से नहीं होती है, हवा से होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस इज एयर कॉस्ड बाय एयर, ठीक है, पॉल्यूटेड एयर, जो खराब हवा होती है उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट कॉस्ड बाय, कौन सा नहीं होता, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका पानी से नहीं होता है। वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, ये आपको याद करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दिया है, ठीक है। वाटर से रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड कौन सी है, बॉर्न कौन सी है, ये सारी आपको याद करनी चाहिए। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन, द माइकल सेडलर कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ, तो सेडलर कमीशन आया था तो उसने कौन सी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम के लिए वो बनाया गया था, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, 1857 याद रखिएगा आप ये यूनिवर्सिटीज, पूना यूनिवर्सिटीज एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटीज। तो मैम जो सैडलर कमीशन आया था वो आपकी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ पर सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। चलिए आईसीटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ओएलईडी। देखो पहले बड़ा वाला ब्लैक एंड व्हाइट आता था, ब्लैक एंड व्हाइट, फिर उससे अच्छा क्या आया, कलर टीवी, कलर टीवी के बाद आपके एलसीडी, एलईडी, एलईडी एलसीडी से भी ज्यादा अच्छा है आपका ओएलईडी। अभी ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड्स के टीवी आने लग गए हैं, मुझे नहीं लगता कि लोगों ने खरीदे होंगे, बट अभी तो एलसीडी एलईडी तक की चल रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे भी जो अच्छा है वो आपका ओएलईडी है। तो अब देखिए ना, हर चीज बेहतर आ रही है, तो इसमें पूछा है कौन कौन सा करेक्ट है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको समझाने के साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक ऑर्गेनिक लेयर्स ओएलईडी आर मच थिकर एंड हैवियर देन, ठीक है, मच थिकर और हैवियर बोला है यहाँ पे,
आप एक बात बताइए, जब कोई चीज बेटर होती है, जब कोई चीज जब कोई चीज बेटर होती है, तो वो क्या हेवियर होगी या फिर एक्सपेंसिव होगी या थिकर होगी? एक बात बताइए, जब कोई चीज बेटर बनती है तो उसकी तो अच्छी चीज होनी चाहिए ना भाई, उसकी तो यहाँ पर अच्छी चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? थिकर है, थिकर। एलसीडी एलईडी से ज्यादा थिकर होगा, ज्यादा भारी होगा, तो हम क्यों खरीदेंगे भाई उसको, ओएलईडी को? ओएलईडी मैंने अभी आपको बोला ना, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फिर उससे बेहतर कलर टीवी, कलर टीवी से एलसीडी एलईडी, मतलब एलसीडी आया वैसे तो, फिर एलईडी आया है, फिर अब ओएलईडी आया है। तो यानी जब कोई बेहतर चीज बनी है तो वो क्या ज्यादा हैवी या ज्यादा थिक होगी, तो कौन खरीदेगा उसको? ये तो इसका डिसएडवांटेज बता दिया, ये तो गलत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए यहाँ पर। अब एक बात बताइए, कैसे होगा यहाँ पर? ओएलईडी ज्यादा थी करे तो, और देखो लैपटॉप होता था पहले, कंप्यूटर आया, इतना भारी भड़कम होते थे कंप्यूटर, फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लैपटॉप बनाना शुरू किया। लैपटॉप भी बहुत हैवी थे। जब मैंने एक बार मैं 10th क्लास में थी, तो मैंने लेनोवो का खरीदा, तो बहुत हैवी लैपटॉप था वो भी। उसके बाद फिर लोग आए, ठीक है, धीरे धीरे वो लैपटॉप भी मैकबुक में आने लगा, टैबलेट में आने लगा, अब तो क्या ही बनेगा, फोन में करने लगो। तो यानी अब ऐसा है कि पतला बनाना शुरू करते हैं, हैवी ना हो, उसमें ज्यादा हीट ना हो, मतलब ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होगी तभी तो आप खरीदोगे। तो फिर ओएलईडी मस्त थिकर और हैवियर हो जाएगा तो कैसे खरीदोगे आप? तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत हो चुका है। दूसरा, ओएलईडी गिव्स अ ब्राइटर लाइट देन एलईडी। बिल्कुल, देखो यहाँ पे फायदा, ब्राइटर लाइट ही तो देता है, एलईडी से ज्यादा क्लियर क्लैरिटी होती है पिक्चर में, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। फायदा हो देखो, नेगेटिव चीज मत देखो यहाँ पर। ओएलईडी प्रोड्यूस मच लार्जर व्यू, बिल्कुल यहाँ पर भी सही है, ज्यादा अच्छी फॉर्मेट में व्यू देखने को मिलता है। ओएलईडी रिक्वायर्ड सम फॉर्म ऑफ बैकलाइटिंग सो दैट स्क्रीन कैन बी लिट अप। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जब नई फैसिलिटीज बनाई है तो बैकलाइटिंग नहीं बना रहे हैं उसमें, उसमें बैकलाइटिंग नहीं होती है कि स्क्रीन जो है वो उससे जले, नहीं। जब इतना एडवांस बनाया है तो बैकलाइटिंग तो आपकी एलईडी एलसीडी में यूज होती है, ओएलईडी में तो बैकलाइटिंग अब यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओएलईडी कंज्यूम मोर पावर, अरे भाई मोर पावर होगा एंड प्रोड्यूस मोर हीट, ज्यादा हीट अगर वो प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा पावर की जरूरत होगी, तो ओएलईडी का फायदा क्या है? तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर बी, सॉरी कहा गया, बी और सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बी और सी। फायदा देखो ना, जो चीज नई चीज फायदा, आप आपसे बोलेंगे कि अभी जो नया मैकबुक आ रहे हैं, लैपटॉप जो पतले पतले आ रहे हैं, बहुत ही लाइटर वेट में है, अगर हम कह दें कि हैवी आएंगे तो खरीदेगा कौन? तो ओएलईडी बहुत एडवांस चीज है, एडवांस चीज है, तो इसमें फायदे ही फायदे होंगे ना एलसीडी और एलईडी से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने थे। ठीक है, इसे चीजों को थोड़ा पता है, थोड़ा दिमाग लगा की चीजें, अगर पुरानी चीज से कोई नई चीज आई है तो उसके फायदे ही तो होंगे ना, तभी तो लोग खरीदेंगे। अगर उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, तो खरीदेगा कौन उसको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर? तो जो कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी आपकी आई थी, तो उस टाइम पे किस टाइम पर आई थी, ये पूछा गया, क्या था उस टाइम पे? आपका स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस थी, या आपकी रामसर कॉन्फ्रेंस थी, या आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था? बताइए। तो देखिए, ये रियो सबमिट के अंदर ये आया था, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, उस टाइम पर कॉन्वेंशन ऑफ बायोसिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, रियो समिट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे कन्वेंशन याद रखने हैं, पहले ही बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में आपको। मैं पेपर 1 की क्लासेस लेती नहीं हूँ, बस मॉक टेस्ट ले रही हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, और आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 के चक्कर में पेपर 2 खराब नहीं करना है किसी को भी। पेपर 1 सिर्फ आप अच्छा स्कोर कर लेंगे वही काफी है, पेपर 2 में ही आपको ज्यादा यहाँ पर लाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पेपर 1 पढ़ने से पेपर 2 आपको डुबो देगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। पेपर 1 में उतना ही पढ़िए जितनी जरूरत है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूट्रोफिकेशन प्रोसेस? यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में जो है वो पूछा गया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। यूट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना पानी के अंदर, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी जो मैरिन लाइफ होती है, अंदर जो मछलियां जो जीव होते हैं पानी वाले, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, एल्गाई बनना शुरू हो जाता है। यानी एल्गाई मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में एल्गाई को?
हिंदी में बोला जाता है ना काई जमना, काई। ठीक है, काई जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लेशन शुरू हो जाता है पानी में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जीव होते हैं पानी के, उनकी जान को खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा होने लगता है। सो यूट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। जितना ज्यादा ये एलिमेंट होगा उतना ही ज्यादा नुकसान जो है वो आपको देखने को वहां पर मिलेगा पानी वाले जीव के लिए। उतना ही ज्यादा जो अगर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा वहां रहेगी, जितने ही न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका वहां पर जो है मैरीन लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगी। एल्गाई जमना शुरू हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन वहां पे डिप्लेशन शुरू हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन का। यूनिवर्सिटीज के जो डेट्स हैं सारे याद कर लीजिएगा। A to Z मैंने भी याद की थी। A to Z का मतलब समझते हो, 1857 से लेकर मैंने 1927 समथिंग तक मैंने याद की थी कंटिन्यूसली, तो वो भी आपको भी याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी सबसे इजी है भाई, 1857 में तो 3 यूनिवर्सिटीज आई थी आपकी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आई थी मैम? 1922, मुझे अभी भी ये डेट्स याद है। ठीक है, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी 1916 में है, और उत्कल यूनिवर्सिटी आपकी 1943 के अंदर है। ठीक है, कम से कम बेसिक्स तो याद कीजिए, जैसे आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, आपकी दिल्ली, आपकी बॉम्बे, आपकी SNDT। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ बीच में याद करिए, तो एक दो अगर मैचिंग में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं। जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी अगर मुझे याद नहीं थी, तो मुझे बॉम्बे, दिल्ली, SNDT तो याद है, तो मैं उस बेसिस पे मैं आंसर लगा सकती हूँ। तो वही वाली बात है। ठीक है, एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। सो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, उत्कल यूनिवर्सिटी 1943, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी 1916। प्लीज एक बार फिर से आपसे बोल रही हूँ, ये यूनिवर्सिटीज के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर याद कर लीजिएगा। AMU है, आपका बनारस है। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज के डेट जरूर, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा यहाँ पर? A का फोर्थ मैंने लगाया, B का मैंने थर्ड लगाया, C का मैंने सेकंड लगाया, और D का मैंने फर्स्ट लगाया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे ठीक है। चलिए, ये तो फ्री के नंबर है, अगर याद कर लेंगे तो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा अगर क्लियर नहीं है तो मैं ओरली पढ़ दूंगी। अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस ऑन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, दैट इज CBCS, द लेटर ग्रेड B ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन कोर्स टू द ग्रेड पॉइंट ऑफ, बताइए, जब आपको ग्रेड CBS के अकॉर्डिंग जब आपको ग्रेड B दिया जाता है तो कितने पॉइंट मिलते हैं आपको, ग्रेड पॉइंट। और इसका आपको लोगों को एक चीज और याद रखनी है, मैं वो बता देती हूँ, आप लोगों को याद रखना है। NIRF की ये तो सारी चीजें आपको याद ही रखनी होती है। एक आपका आता है जिसमें आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। NRF की रैंकिंग है, कुछ इस तरीके की रैंकिंग है, जहां पर आप लोगों को PhD वाले हैं, 10th 12th उसके हिसाब से रेटिंग दी जाती है, 6.5 7.58। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, बी का मतलब क्या है, कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको? मैम 6 मिलेंगे बी से। ठीक है, 10 से अगर मैं शुरुआत करूं तो 10 का मतलब होता है आपका यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, ओ दिया जाता है, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, 10, 10 आउट ऑफ 10 आउटस्टैंडिंग, ओ। उससे एक पॉइंट कम आ जाओ, 9, 9 में आपको मिलता है A+, एक्सीलेंट। क्या मिलता है? एक्सीलेंट। फिर 8, 8 पे आ जाओ, ए मिलेगा, वेरी गुड। 8 में आपको क्या मिलता है? वेरी गुड। फिर B+ आता है, 7 मार्क्स, B+ मतलब गुड, B+ का मतलब गुड, 7 मार्क्स। फिर आता है आपका B, एवरेज, अबव एवरेज, B का मतलब 6, सी का मतलब 5, पी से फिर आप पास होते हो 4 नंबर पे, एफ मतलब फेल होते हो। ठीक है, इस तरीके से ग्रेडिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगर मैं कोशिश करती हूँ तो अगले सेशन में आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेकर आऊंगी, जो मैं रैंकिंग की बात कर रही हूँ उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। हजार्डस सब्सटेंस है और इसके अफेक्ट बताने हैं आपको। चलिए, मैच द कॉलम है। अगर आपने एक दो क्वेश्चन पकड़ लिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अभी मैंने आपको कार्सिनोजेंस बताया था, कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर, सब्सटेंस दैट कॉज कैंसर, तो एक तो आपका लग गया डी का फर्स्ट, बस आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट, थर्ड आंसर लग गया आपका डी का फर्स्ट, आ गया, सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखियो, टेराटोजेंस क्या होता है? जो फीटस होता है, फीमेल बॉडी में जो फीटस होता है, एम्ब्रॉय होता है, उसके बारे में ये बात की जाती है टेराटोजेंस की। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट कॉज एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग, जब कोई बच्चा, आपका जो फीटस, हम या कह सकते हैं एम्ब्रॉय, जब बच्चा होता है यूट्रस में, तो जब उसकी ग्रोथ में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है ना, मतलब बच्चा सही से नहीं ग्रो कर रहा होता है, एम्ब्रॉय सही से ग्रो नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो कॉज करता है एबनॉर्मेलिटी, उसको बोलते हैं टेराटोजन से रिलेटेड है। फिर आपका न्यूरो, तो सी का फोर्थ लग गया। ठीक है,
न्यूरो का मतलब क्या होता है? नर्व, दिमाग। न्यूरो सर्जन नहीं होते दिमाग के डॉक्टर, न्यूरो। तो दैट अटैक्स नर्व सेल्स। इसे ऐसे ही टिक लगाना होता है जब आपको नहीं आते क्वेश्चंस तो। नर्व, नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग में ही है ना, तो न्यूरोटॉक्सिन्स। फिर क्या बचा आपका? म्यूटोजेंस, जो आपके सब्सटेंस दैट डैमेज डीएनए इन सेल्स, जेनेटिक और डीएनए से जो रिलेटेड होता है वो आपका म्यूटाजेंस। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसीलिए वर्ड कीवर्ड ढूंढा करिए हमेशा से, मैं कहती हूँ पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन उसे पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलेसी। विच फॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट? इफ योर पेट इज अ कैट देन इट इज अ टेल, इफ योर पेट इज नॉट अ कैट देन योर पेट डज नॉट हैव अ टेल। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगर आपके पास कोई पेट है, अगर वो बिल्ली है तो उसकी पूंछ होगी, देन इट इज अ टेल। अगर आपके पास पेट जो है, अगर बिल्ली नहीं है तो उसकी टेल नहीं होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। कुत्ते की भी तो होती है टेल, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, देखो मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड देती हूँ। अगर कहीं भी सेंटेंस में इफ और देन आ जाए, इफ, मैंने बोला ना इफ योर पेट इज अ कैट देन इट इज अ टेल। अगर इफ और देन आ जाता है ना बेटा कहीं भी क्वेश्चन में, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट होता है। क्या होता है? इसकी फैलेसी जो होती है वो होती है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, इफ और देन। लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, अगर सिर्फ इफ और देन आ गया और पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, किसी भी तरीके का नो नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आप लगाओगे अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। अगर यहाँ पे बोला जाता है इफ योर पेट इज अ कैट देन इट इज अ टेल, सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो आप लगाते अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। क्यों? क्योंकि इफ और देन लगा है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी नॉट आ जाता है, जैसे इफ योर पेट इज अ कैट देन इट इज अ टेल, बट इफ योर पेट इज नॉट अ कैट देन योर पेट डज नॉट हैव अ टेल, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो ये हो जाता है डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, सॉरी, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। इसी को सेंटेंस को इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए सेंटेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, अगर आपको पता था कि इफ और देन लगा है और पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट है। लेकिन अगर इफ और देन लगा है और नो नॉट कोई नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो डिनाइंग द एंटीसीडेंट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अभी आप अभी से फंस के रह जाते, कितना घुमा दिया इन्होंने, इफ योर पेट इज अ पेट नॉट टेल, ये नहीं है, आपको कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। अब हमने पकड़ लिया इफ और देन लिखा है और नेगेटिव सेंटेंस है तो डिनाइंग हो गया। डिनाइंग का मतलब ना, ये भी तो नॉट है। अफर्मिंग पॉजिटिव के लिए यूज होता है, अगर यहाँ पर लिखा होता नॉट नहीं लिखा होता पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम अफर्मिंग लगा देते हैं। बहुत इजी तरीका है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कहीं भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट याद कर लीजिएगा। सबसे जो कम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उसके बाद मीथेन में होता है, मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड में होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के बाद फिर जो आपके आते हैं सारे वही सल्फर, सॉरी हाइड्रो, सल्फर और पैरा, मतलब इस तरीके का आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर जो है वो देखा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, पोटेंशियल गैस GWP की। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे ज्यादा हाईएस्ट और सबसे ज्यादा लोवेस्ट, तो सबसे ज्यादा लोवेस्ट वैसे तो वाटर वेपर में होता है, वाटर वेपर में, पर वाटर वेपर के कई कई बार ऑप्शंस आते नहीं आते, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा मीथेन में होता है, मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसके बाद हाइड्रो फ्लोरोकार्बन में होता है, फिर पर फ्लोरोकार्बन में होता है, सबसे ज्यादा होता है सल्फर हेक्सा में, सबसे सबसे ज्यादा सल्फर। तो सल्फर भी नहीं है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड नहीं है सबसे ज्यादा। फिर उससे कम पर फ्लोरोकार्बन में होता है, वो भी नहीं दिया हुआ है। फिर उससे थोड़ा कम हाइड्रोफ्लोरो में होता है, वो भी नहीं दिया है। बचा क्या हमारे पास? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड इन सबसे ज्यादा नाइट्रस, जो ये ऑप्शंस दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा आपका N2O में होता है, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा आपका सल्फर हेक्सा में होता है, सबसे कम वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो ये आप एज इट इज याद कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ऑप्शन कम ही दिए हैं, इसीलिए आप लोग नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे टिक लगाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर बोला गया है कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए इसको वन वर्ड से सॉल्व करते हैं। कीवर्ड, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं आप हमेशा कहती हूँ कीवर्ड क्या है, तो आज आप भी समझ लीजिए कीवर्ड क्या होता है। फिजिकल का मतलब जो चीज हम छू सकते हैं। यहाँ पे कहीं दिख रहा है कुछ टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब जिसे टच कर सकते हैं। एक का थर्ड लगा दिया ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। लो एक का थर्ड सॉल्व हो गया कीवर्ड से, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा मैंने पूरा। कल्चरल क्या होता है मैम? कल्चरल एथिक्स, वैल्यूज, यही सारी होती है कल्चरल। तो बस लग गया बी का फोर्थ, इन्वॉल्व वैल्यूज। सोशियो साइकोलॉजिकल क्या होता है? स्टेटस। सोशल क्या होता है? स्टेटस।
फर्स्ट लग गया। टेम्पोरल का क्या मतलब होता है? देखो टेम्पोरल का मतलब डे टाइम इवेंट्स, इससे मतलब है। तो मैसेज पोजीशन विद इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो यहाँ पे इसका कीवर्ड था इवेंट्स, मतलब किस टाइम पे मैसेज गया है, मतलब टाइम डेट ये सारी चीजें, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखा जाता है किस समय पे। टेम्पोरल लग गया आंसर, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है कीवर्ड से। मैंने पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ स्टेटस ढूंढा, ठीक है। फिजिकल में मैंने टेंजिबल ढूंढा, कल्चरल में मैंने वैल्यूज ढूंढे, सोशियो साइकोलॉजिकल में मैंने स्टेटस ढूंढा, टेम्पोरल में मैंने इवेंट्स ढूंढा। ठीक लग गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन कीवर्ड से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट शेयर में तो मुझे जरूर बताइएगा। और मैंने देखा है आप लोग बिल्कुल स्लाइड्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, बट लाइक बिल्कुल नहीं करते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो प्लीज अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा। तब से आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।